हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री रसायन चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का टोटल नोट्स का सॉल्यूशन बेस्ड कंसेप्ट के साथ आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको टोटल नोट्स का लेक्चर पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर 1 जो है हमारा केमिकल इक्वेशन एंड इक्वेशन में हम आप क्या है कंप्लीट कर चुके हैं और उसका सिलेबस भी आप एंड कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण का टोटल कंसेप्ट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में मिला चला जाएगा, जिससे आप बहुत सिंपल तरीके से स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री रसायन। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। पहले दिया है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में दिया है, कह रहा है कि व्हेन एवर ए केमिकल चेंज ऑकर वी से कैंडिडेट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। व्हेन एवर ए केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी बोल रहा है कि जब भी हम कोई केमिकल चेंज पाते हैं, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है। यानी कि जब भी हम कोई केमिकल चेंज पाते हैं तो क्या मिलता है हमको, ऐसा लगता नहीं, रियलिटी में वह क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस हुआ है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज होता क्या है। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई न्यू फॉर्म सब्सटेंस प्राप्त होता है और उस सब्सटेंस का जो मिला हुआ है उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो वह क्या होता है, प्री जो स्टेट था वह नहीं प्राप्त होता है। तो इस चेंज का नाम क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज जब भी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज जब भी होता है उसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल चेंज एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जब भी होता है तो यह क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि हम जो पहले हमारा आयरन था वह आयरन पहले रिवर्स करेंगे, रस्टी ऑफ आयरन को रिवर्स करेंगे तो वह प्योर आयरन नहीं प्राप्त होगा, इसलिए यह क्या होगा, केमिकल चेंज हुआ। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब भी इस केमिकल चेंज हुआ तो वह किसका प्रॉपर्टी दिखा रहा है, केमिकल रिएक्शंस का। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में भोजन का पचना भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है, एक केमिकल चेंज है। और जब भी केमिकल चेंज आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस और भी कंडीशन हो सकते हैं कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यू फॉर्म में सब्सटेंस बनाता है, जिसका हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि ये सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन करता है, ठीक है, कंबाइन करता है तो एक न्यू फॉर्म बनता है कंपाउंड का, जिस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस। क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। कह रहे केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। यानी कि मान लिए कि कोई हम केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं, किसी केमिकल रिएक्शंस को किस चीज़ में एक्सप्रेस कर दें, उसके सिंबल में, उसके सिंबल से रिएक्ट करेंगे, इसके बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सप्रेस करते हैं तो सिंबल के रूप में, किसके माध्यम से, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही हम क्या करते हैं, शो करते हैं, उसको राइट करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर, फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी एक्सप्रेस्ड रिप्रेजेंटेड एज। यानी कि मैग्नीशियम को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करते हैं, बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये आपका जो इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा कि मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो आपका वर्ड लिखा है ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि इसको सिंबल के रूप में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सिंबल के रूप में राइट किया गया है। लेकिन जब इसी को हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो आपका इक्वेशन लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड को वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जब उसी वर्ड इक्वेशन को जब हम क्या करते हैं, सिंबल के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम में जब राइट करते हैं, तो उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। यानी कि जब वर्ड इक्वेशन जो आपका होता है वर्ड इक्वेशन, उस वर्ड इक्वेशन को जब हम क्या करते हैं, उसके सिंबल के माध्यम से, ठीक है, फार्मूले के माध्यम से जब उसको हम राइट करते हैं, तो आपका जो फॉर्म प्राप्त है वो भी किस रूप का प्राप्त होता है, शॉर्ट फॉर्म प्राप्त होता है। किस प्राप्त का, शॉर्ट फॉर्म प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब यहाँ पर कुछ दिया है कि वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज ए केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन करने से ये पता चलता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस में कई तरह के चेंज आते हैं। कहीं पे स्टेट बदल जाता है, ठीक है, यानी कि कहीं पे सॉलिड मिलेगा, कहीं पे गैस मिलेगा, कहीं पे लिक्विड मिलेगा। ठीक है, ये आपका स्टेट बदलते रहता है किसी केमिकल रिएक्शंस में। सेकेंड में आपको दिया है कलर में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शंस आएगा जिसमें आपका कलर चेंज हो जाएगा। कहीं पर रेड दिखाई देगा, कहीं पर ब्राउन दिखाई देगा, किसी सब्सटेंस का कलर, किसी सॉल्यूशन का कलर, कहीं पर येलो दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस का कलर भी बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। थर्ड में दिया है बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शंस होगा जिसमें क्या निकलता है, गैस निकलता है। गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी कि कोई ऐसा रिएक्शन हम दिखाएंगे जिसमें आपका गैस का इवोल्यूशन होगा, गैस निकलेगा, इसका नाम क्या है, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। और बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शंस आएगा जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। जैसे हम आपको बता दें कि CaOH ट्वाइस, ऐसे नहीं, इसको माने आपका CaO है, ठीक है, और H2O है, इसको हम CaOH ट्वाइस, यानी कि ये आपका बना, ये आपका लाइम है, और ये क्या है, ये भी आपका लाइम है, लेकिन लाइम क्या है, ये वाटर के साथ है। ठीक है, तो इसको जब ये रिएक्शंस होता है तो इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो इस तरह का रिएक्शंस बहुत से मिल देंगे जिसमें आपको क्या चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में चेंजिंग आता है। ओके, चलिए अब देखते हैं, लिखा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंटेन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। एग्जाम्पल, वी यूज टोर गैस, फोर गैस, फोर लिक्विड, फोर सॉलिड एंड एक्टिव फॉर एक्वास। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि हम किसी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो क्या करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। गैस के लिए G लिखते हैं, वी यूज गैस फॉर G फॉर गैस, यानी गैस के लिए G लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, सॉलिड के लिए S लिखते हैं, और जलीय सॉल्यूशन के लिए AQ लिखते हैं। यानी कि कोई आपका, जैसे हम यहाँ पर बात करें, एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, जैसे H2 + O2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, H2 हो गया।
तो H2 भी आपका गैस है तो इसके बगल में क्या रहेगा, G लिखा रहेगा। ऑक्सीजन भी गैस है, इसके बगल में क्या लिखा रहेगा, G लिखा रहेगा। और H2O क्या है, वाटर है, लिक्विड है, इसके बगल में क्या लिखा रहेगा, I लिखा रहेगा, सॉरी L लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, L लिखा रहेगा। ठीक है, तो एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप किसी रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। मैं यहाँ पे बता दूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है कि केमिकल इक्वेशंस में जो सब्सटेंस क्या करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट होता है, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और केमिकल रिएक्शंस के बाद जो आपको न्यू सब्सटेंस प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट होता है सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं, और न्यू फॉर्म जो सब्सटेंस प्राप्त होता है यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बाद उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक और बात करें, जैसे H+O2 है, सल्फर ऑक्सीजन साथ कंबाइन किया तो हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये आपका रिएक्टेंट हुआ और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये आपका क्या हुआ, H+O2 क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट हुआ। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे इक्वेशन जो आपको दिया था, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस जो होता है वो केमिकल इक्वेशंस आपको 2 टाइप का होता है, जिसमें पहला का नाम क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, और दूसरा का नाम क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, आपको केमिकल इक्वेशन जो है 2 टाइप्स का हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को देखते हैं। जैसे बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान जाए। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि जैसे N2+O2 है और यहाँ पर क्या है, N2O है। N2+O2 एरो, हम NO पर वही बात करें, N2+O2 एरो NO। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो बनाया NO। अब यहाँ पर हमको बात करना है कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन से पार्टिसिपेट होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस प्राप्त होता है रिएक्शंस के बाद उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तब देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट का ईच एटम है, रिएक्टेंट में एलिमेंट का ईच एटम अगर प्रोडक्ट के जो एलिमेंट है उसके ईच एटम के अगर इक्वल होगा तो उसको हम बैलेंस कहते हैं, अगर इक्वल नहीं होगा तो उसको अनबैलेंस्ड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे N2+O2 एरो NO हमने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम है। यानी कि नाइट्रोजन का जो एटम है वह जो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन का एटम है वो प्रोडक्ट के नाइट्रोजन के एटम के इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन का जो 2 एटम है प्रोडक्ट के 2 ऑक्सीजन के एटम के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट के ईच एटम जो होता है वह प्रोडक्ट के ईच एटम के इक्वल नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस। और जिसमें इक्वल होता है जैसे है H+O2 एरो SO2। ठीक है, जैसे कि सल्फर रिएक्टेंट में सल्फर है तो यहाँ पे भी एक सल्फर है, ऑक्सीजन भी 2 एटम है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 एटम है। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट के ईच एटम होगा वह प्रोडक्ट के ईच एटम के क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक देता है इसमें बात करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन यानी कि संतुलित कैसे करें इक्वेशन को। तो कह रहा है कि वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स और ईच एलिमेंट इन्वॉल्व द रिएक्टेंट रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एज प्रोडक्ट साइड। यही तो बोल रहा है कि वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस
रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यानी बोल रहा है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करते समय हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शंस में जो हमारा क्या एटम्स पार्टिसिपेट हुआ है रिएक्शंस में, वो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ईच एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ईच एटम क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। रिमेन मतलब सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको हम बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए कि फेरस प्लस H2 एरो फेरस ऑक्साइड प्लस H2 कैन बी रिटन एज। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि फेरस का एक एटम है, इधर फेरस का 2 एटम है। ठीक है, यहाँ पर 2 एटम है, ये बैलेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Fe3 है, ठीक है, H2O4 है, यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे कितना है Fe2 ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर फेरस जो है 3 एटम है और यहाँ पर फेरस 2 एटम दिख रहा है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका, चलिए, तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन दिया है Fe प्लस H2 Fe2O3 प्लस H2, यह इक्वेशन रॉन्ग दिया है। आप ऐसे मानेंगे कि Fe प्लस H2O एरो होता है Fe3O4 प्लस H2, ये आपका इक्वेशन होगा। ठीक है, यह इक्वेशन जो है आपको रॉन्ग दिया है Fe प्लस H2 और Fe3O4 प्लस H2। इसको जो अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 3Fe, यहाँ पर आएगा Fe3, यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर होगा Fe3O4 होगा, Fe3O4 प्लस 4H2। अब जाकर आपका इक्वेशन सही होगा। ठीक है, आप यहाँ पर राइट कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, या याद कर लें कि Fe प्लस H2O एरो होता है Fe3O4 प्लस क्या होता है H2। यहाँ पर जब इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। अब यहाँ पे Fe3, यहाँ पे Fe3 हो गया, यहाँ पे H2 8 है, यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया। ये रहा आपका केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन करने का भी 2 तरीका है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड होता है। ठीक है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड होता है। तो वहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट में रिएक्शन दिया है केमिकल रिएक्शंस, तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। इक्वेशन बोला है कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, यानी कि 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा भी सब्सटेंस कंबाइन हो सकता है, लेकिन आपका फॉर्म देगा एक ही सब्सटेंस का, एक न्यू सिंगल सब्सटेंस, मात्र एक ही सब्सटेंस का फॉर्म देगा। तो उस प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या सिंथेसिस रिएक्शंस। हिंदी में इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और 2 और मोर सब्सटेंस, 2 भी सब्सटेंस करता है, 2 से ज़्यादा भी सब्सटेंस कंबाइन कर सकता है, लेकिन बनाएगा तो क्या, एक ही सब्सटेंस बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है H2O से रिएक्ट किया तो बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइम कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को सेलेक्ट लाइम कहते हैं और आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्विक लाइम। ठीक है, यानी कि आप ऐसे जाए बूझा हुआ चूना और बिना बूझा हुआ चूना होता है। यानी कि बूझा हुआ का मतलब क्या होता है, जिसको वाटर में डाल दिए उसको बूझा हुआ, और जिसको वाटर में नहीं डाले वो क्या हुआ, बिना बूझा हुआ। ठीक है, तो जब ये क्या करता है, आपको रिएक्शंस करता है, ये आपका सिलेक्ट लाइम यहाँ पर आएगा। ठीक है, सिलेक्ट लाइम यहाँ पर आएगा, सॉरी
सेलेक्ट लाइन यहाँ पर अलग लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सेलेक्ट लाइन। ये कैल्शियम ऑक्साइड सेलेक्ट लाइन है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइन है। तो दो सब्सटेंस रिएक्ट किया और मात्र एक ही सब्सटेंस बनाया, जिसको क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है सेलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, इट रिएक्ट विल CO2 फॉर्म CA3 एंड गिव्स शाइनिंग फिनिश टू द वॉल। यानी बोला हुआ क्वेश्चन में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइम कहते हैं और इसका यूज जो है वॉशिंग वॉल में, दीवारों की सफ़ेदी करने में, वाइट करने में होता है। इट रिएक्ट विद CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर बनाता है, मार्बल बनाता है और H2O बनाता है, जिसके कारण जो है शाइनी फिनिश टू वॉल, इसके कारण क्या है, जो वॉल दीवारों पर शाइनिंग आ जाती है। यानी जैसे आप मानेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको ये दीवारों पर शाइनिंग ला देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका यूज हम क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइम का यूज जो है आपको वॉशिंग वॉल करने के लिए किया जाता है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल में है बर्निंग ऑफ कोयल, यानी कि कोयले का जलना, कार्बन का जलना, C+O2 एरो CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। यानी कि दो सब्सटेंस रिएक्ट किया और एक सब्सटेंस बना, इसको भी क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पर है थर्ड में कि H2+O2 एरो H2O, दो सब्सटेंस रिएक्ट किया, एक सब्सटेंस का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी कि दो ही हो सकता है, दो से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए थर्ड में है एक्सोथर्मी रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कह रहा है कि इस प्रकार के रिएक्शंस में प्रोडक्ट तो बनेगा ही, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन होगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा, हीट भी रिलीज होगा, यानी हीट भी उत्पन्न होगा, हीट का उत्सर्जन होगा। तो इस तरह के इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर मीथेन को हम जब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, H2 भी बनता है और साथ में आपका हीट भी रिलीज होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, H2 भी बनता है और हीट भी रिलीज होता है। तो इस तरह के रिएक्शन का नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस। सेकेंड में है जैसे रेस्पिरेशन इज एल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हमारा श्वास लेना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि सब वेजिटेबल्स मैटर का जो है कंपोस्ट में डिकम्पोज होना, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है। एक्सोथर्मिक के बाद होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बाद क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जैसे यहाँ पर बोला कि रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, यहाँ पर हीट रिलीज नहीं होगा, क्या होगा, आपको डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, या ऐसे कहेंगे आप, उसका क्या हो जाएगा, आपको एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, हीट रिलीज नहीं होगा, हीट का क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो उस तरह के रिएक्शंस का नाम क्या है, आप एक्सोथर्मिक में तो रिलीज होता है हीट, और जिसमें एब्जॉर्ब होता है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी, यानी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शंस होता है, इसलिए इसके नाम क्या है, सॉरी, ऊष्माशोषी। क्या होगा, ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा का शोषण करने के बाद, ऊष्मा का एब्जॉर्ब करने के बाद वह रिएक्शंस होता है, उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट में है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। The reaction in which a single substance decomposes to give two or more substance decompose reactions can be three type। Decomposition reaction बोला है कि the reaction in which a single substance decomposes to give two or more substance decompose reactions can be three type,
यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक सिंगल सब्सटेंस क्या करता है, डिकम्पोज होकर, ठीक है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का क्रिएशन करता है, फॉर्मेशन देता है, इसको कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या आता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो CaO+CO2 बनाता है, ठीक है। यानी कि एक सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट है और यह क्या होकर डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड HCO2 में बट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस का नाम क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया इसको कहते हैं। अब यहाँ बोला है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है 3 टाइप का होता है। जिसमें पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं तापीय 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 वियोजन, तापीय वियोजन कहें या उष्मीय वियोजन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन को तापीय वियोजन कहें या उष्मीय वियोजन कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज कैरी आउट बाय हीटिंग, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि जब डिकम्पोजिशन आपको किसके द्वारा हो, हीट के द्वारा हो, तो उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के द्वारा होगा तो उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्ट इन कैरी आउट बाय हीटिंग, वही तो बात हुआ कि हीट के द्वारा ही डिकम्पोजिशन, उसका नाम क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो आपको फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यानी कि एक सब्सटेंस टूटता है तो दो या दो से सब्सटेंस का तो फॉर्मेशन देता है, लेकिन किसके माध्यम से, हीट के माध्यम से। तो हीट के माध्यम से जब भी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक किसके माध्यम से डिकम्पोज हुआ, हीट के माध्यम से हुआ, इस चीज़ को क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है। इसमें आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रो कंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन कहें या वैद्युत अपघटन कहें या इसको आप विद्युतीय वियोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखते हैं क्या है कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन कैरी आउट बाय इलेक्ट्रिक करेंट, यानी कि जब डिकम्पोजिशन आपको इलेक्ट्रिक करेंट के माध्यम से होगा, टूटेगा कोई सब्सटेंस, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस का डिकम्पोज होना किसके माध्यम से होगा, इलेक्ट्रिक के माध्यम से होगा, इलेक्ट्रिक करेंट के माध्यम से होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट बाय इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 है, H2O से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया गया तो टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि एक सब्सटेंस टूटकर टू और मोर देन सब्सटेंस का फॉर्मेशन देता है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये आपका लेबोरेटरी दिया है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, लाइट। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब होता है व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट बाय लाइट, यानी कि जब डिकम्पोजिशन आपको लाइट के द्वारा हो, कैरी आउट बाय लाइट, लाइट के द्वारा हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को डार्क में रखते हैं तो कोई रिएक्शंस नहीं होता है, लेकिन जब इसी सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रख देते हैं तो आपको सिल्वर और कोलिन में टूट जाता है, जिसका नाम क्या है, इस प्रकार के रिएक्शंस का नाम क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे हमने उसमें बताया था, यहाँ पर व्हाइट कलर में है, रिएक्शन होने के बाद ग्रे कलर हो जाए, यही आपका है चेंज इन कलर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, सिल्वर ब्रोमाइड पर सनलाइट जाता है तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। द एबव टू रिएक्शन आर यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी कि दोनों रिएक्शंस का यूज, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर क्लोराइड है, दोनों रिएक्शंस का यूज जो है फोटोग्राफी प्लेट में होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिया था कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट
लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि इसमें आपको क्या होता है, एनर्जी के रूप में आपको हीट लेगा या लाइट लेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा, किसी तरह से आपको एनर्जी वो लेगा, तब रिएक्शंस होता है जिसका नाम क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऊष्मा का ऑब्जर्व क्या होगा, एब्जर्व करके रिएक्शंस होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फॉर्म इन सॉल्यूशन। बोला है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। यानी कि द केमिकल इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेस करता है अनदर एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से। यानी कि उसके सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेस करता है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज। क्या होना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज। आप मेटल का याद कर लेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा एक्टिविटी सीरीज। किसका, मेटल का एक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो एक्टिव मेटल होता है, जैसे आपको कुछ मैं बता दूं, जैसे सोडियम पोटेशियम, जैसे पोटेशियम सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिल्वर, ऐसे आपका एक्टिविटी सीरीज आप जाकर बुक से याद कर लेंगे। ठीक है, उस एक्टिविटी सीरीज के माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि कौन सा मेटल है जो का ज़्यादा क्या एक्टिव है, वही डिस्प्लेस करता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि फेरस और कॉपर सल्फेट है, फेरस को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिपोज किए जाते हैं, डिपोजिट करते हैं, तो फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि फेरस जो है और कॉपर में हम कंपेरिजन करेंगे, तो फेरस जो है मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और जबकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो ज़्यादा एक्टिव होता है उसको लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। इसलिए फेरस जो है कॉपर का स्थान ले लिया और कॉपर क्या आ गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी सीरीज की आवश्यकता बहुत जरूरी है। यहाँ पर दिया है कि द नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। अदर एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस U। तो जिंक और कॉपर में जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। इसलिए जिंक जो है कॉपर का स्पेस लिया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको बन गया ZnSO4 प्लस U। ठीक, उसी प्रकार सिल्वर और कॉपर कोलाइड का है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि जिंक और लेड जो है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए वह कॉपर को इसके सोल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कराता है। नेक्स्ट में है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। बोला है कि द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम म्यूचुअली एक्सचेंज। यानी कि इसमें ऐसे हो सकता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं, अपने आयन का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। डिफरेंट एटम अपने आयन का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और टू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेस होगा। जैसे यहाँ पर सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, सल्फर क्या है, नेगेटिव है, बेरियम क्या है, पॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव के साथ आता है और इसका पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव के साथ आ जाता है। ठीक है, इसलिए बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ओके, यहाँ बोला है कि वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू एबव रिएक्शन, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। यानी कि जब कोई रिएक्शंस हो तो उस रिएक्शंस में अगर कोई सॉल्यूशन जो है इनसॉल्युबल के रूप में मिलता है तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट जैसे सोडियम क्लोराइड जो है आपका वाइट सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन में, इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट सब्सटेंस कहेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब कि अवक्षेपण अभिक्रिया, कि एनी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी किसी रिएक्शंस में कोई सब्सटेंस जो है प्रेसिपिटेट के रूप में सॉल्यूशन में बच जाता है जो इनसॉल्युबल होता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं,
अवक्षेपण रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पर जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना। तो यहाँ पर जो है आपको किसके रूप में आपको लेड आयोडाइड जो है आपका क्या है, प्रेसिपिटेट पदार्थ है, इसे इसको क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में लॉस होता है। यानी ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का रिमूव होता है, ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का रिमूव होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन बना कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हुआ किसके साथ, कॉपर के साथ ऐड हुआ, इसलिए यह रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जिसके साथ रिएक्शन हुआ यानी यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन जिसके साथ ऐड होगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सेकेंड में कॉपर ऑक्साइड और H2, कॉपर प्लस H2O। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर देखते हैं कॉपर ऑक्साइड में प्लस H2 हीट Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर होता है कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन में कॉपर है लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर यह ऑक्सीजन जो है रिमूव होकर हाइड्रोजन के साथ लग गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पर रिमूव हुआ। तो जब रिमूव होता है ऑक्सीजन तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो व्हेन कॉपर हीटेड ब्लैक कलर पीएस कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस अगेन कॉपर कम ब्राउन रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। तो रिडक्शंस में वही होता है कि रिडक्शंस में अवकरण में होता है कि रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। जैसे हम बात करें H2 प्लस I2 एरो HI। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया आयोडीन के साथ, इसलिए आयोडीन का क्या हो गया, आपका रिडक्शंस हो गया। आयोडीन क्या हो गया, रिडक्शन। यानी कि हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन हुआ और ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस। यानी कि वैसा रिएक्शंस जिसमें विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा जबकि अदर जो है रिड्यूस होगा। यानी एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का होगा रिडक्शंस होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, इसलिए रिमूव हुआ तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शंस हुआ। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी एक का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शंस होता है, इसलिए दोनों को मिलाकर हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। इस्तेलाह का नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट में है कोरिजन। कोरिजन मतलब क्या होता है, संक्षारण। कोरिजन मतलब क्या होता है जी, संक्षारण। इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं जंग लगना। तो कोरिजन क्या होता है कि व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड, यानी कि जब कोई एक्टिव मेटल जो है क्या करता है, नमी, हवा की नमी और एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है तो अनप्लीजेंट सब्सटेंस का निर्माण करता है। अनप्लीजेंट सब्सटेंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम क्या है, कोरिजन। जैसे रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, यानी कि लोहे पर लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी सिल्वर के बर्तन पर, ठीक है,
काला रंग का अवक्षेप जम जाना, ये सब क्या है, कोरिजन है। और इसका सिंपल एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। सिंपल एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन जो है मोइस्ट और एसिड और एयर के संपर्क में आकर वह क्या हो गया, अनप्लीजेंट सब्सटेंस बन गया, यानी जंग लग गया। ठीक है, तो कोरिजन के लिए भी एक शर्त है कि कोरिजन के लिए क्या शर्त है, शर्त फर्स्ट है कि एक्टिव मेटल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में आपका शर्त है किस है कि वो किसको क्या होना चाहिए, मोस्ट की नीड होनी चाहिए, मॉइस्चर की नीड होनी चाहिए, एयर की नीड होनी चाहिए, यानी कि इसके अगर संपर्क में रहेगा तो मेटल का कोरिजन होता है, नहीं तो नहीं होता है। नेक्स्ट में है आपका रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी में क्या है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड दियर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी कि इसको हम ऐसे कहेंगे कि जब आपका फूड जो है फ्रेश होता है, फूड क्या होता है, फ्रेश होता है, तो उसका टेस्ट जो है, टेस्ट जो और स्मेल दोनों क्या होता है, एकदम क्या होता है, बेटर होता है। टेस्ट और उसका आपका स्मेल जो है बेटर होता है किसका, फूड फ्रेश का, ताज़े भोजन का। लेकिन जब उसी भोजन को हम उसमें फैट होता है, ऑयल होता है, ऑक्सीडाइज बीइंग रेंसिड एंड दियर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, यानी कि जब वही फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वह क्या होता है, विकृत हो जाता है, रेंसिड होता है, विकृत हो जाता है, उसका स्मेल और टेस्ट भी क्या होता है, बदल जाता है, इसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फास्ट एंड फैट्स एंड ऑयल, यानी कि इसको हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके फैट्स और ऑयल को, यानी कि इसको हम फूड को ऐड करके रेंसिडिटी से बच सकते हैं, या फूड को फ्रिज में रखकर। ठीक है, या कुछ ऐसे और भी एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कुछ नाम बता रहे हैं हम आपको, BHT है और BHA है। BHT का मतलब होता है ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टॉलुइन और ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये आपका सब्सटेंस का नाम है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। इनको हम इसमें क्या करते हैं, फूड में ऐड कर देंगे तो आप उसका रेंसिडिटी नहीं होगा, भोजन खराब नहीं होगा। ये रहा आज का हमारा पूरा कंसेप्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया, आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि आपको कितना आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 1 मार्क्स 2 मार्क्स, यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा आप होमवर्क में ले लें, पूरा होमवर्क में इस लॉकडाउन में आप पूरे होमवर्क को कंप्लीट करें। ये आपका नोट्स कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप सॉल्व करें, बैलेंस करें, डिफाइन करें, टोटल बनाएं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन के कंडीशन में वो भी अपने घर बैठे हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर सकें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।